Hello buddies, hope all of you are doing well. Welcome to the platform of Seal Buddies, a platform by the sprint for the sprint. अपनी 2000 CSET 2015 की सीरीज़ चल रही है जिसमें अपन CSET 2015 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें अपन ने मैथ्स और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और एक वीडियो अपन ने उसके ऊपर बना ली है कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, जिसमें अपन ने 6 क्वेश्चन एकदम डिटेल में एनालिसिस करे थे, उनके चारों ऑप्शन एनालिसिस करे थे। आज अपन CSET के और 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं जिससे ये देखेंगे अपन कि और इनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला ही पैसेज बहुत बड़ा पैसेज है, पहले मैं हिंदी में रीड करता हूँ एक बार। मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि मेरे स्वाभाविक शर्मीलेपन के कारण सिवाय यदा कदा हादसे का पात्र बन जाने के मेरा किसी भी तरह और किसी का नुकसान नहीं हुआ है। वास्तव में आज भी मुझे लगता है कि इसके विपरीत मुझे कुछ फ़ायदा ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक क्या कहना चाह रहा है, जो मेरे स्वाभाविक शर्मीलेपन के कारण उसको क्या नुकसान हुआ है, यदा कदा हादसे का पात्र बना है वो। ठीक है, और किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ शर्मीलेपन के कारण क्या हुआ है, वो हादसे का पात्र बना है। ऐसे ही आपको पैसेज पढ़ना है, एक लाइन कंप्लीट होते उससे क्या क्रक्स निकला, उससे क्या आपको समझ में आया, वो आपको समझ लेना है। ठीक है, बोलने का जो संकोच मुझे पहले कष्टकर था वह अब सुखकर है। इसका सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ है कि इसने मुझे शब्दों की मितव्यता सिखाई है। पहले जब वो शर्मीला था, जो संकोच उसे था, वो कष्टकर नहीं है, वो उसके लिए क्या है, सुखकर है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है कि इसने मुझे शब्दों की मितव्यता सिखाई है। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत ही सहज पड़ गई है। विचारों पर काबू रखना, क्या यहाँ तक लेखक कहना चाह रहा है कि जब वो शर्मीला है तो वो ज़्यादा नहीं बोल रहा है, जब ज़्यादा नहीं बोल रहा है तो अपने विचारों पर काबू रख पा रहा है। ठीक है, देखिए विचारों पर काबू रख पा रहा है। ठीक है, और अब मैं खुद को यह प्रमाण पत्र दे सकता हूँ कि मेरी जीभ या कलम बिना विचारे शायद ही कोई शब्द निकलता हो, यानी कि वो बहुत सोच समझ के बात करता है। ठीक है, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी पछताना पड़ा हो। अब जब वो सोच समझ कर बोलता है तो उसको कुछ भी बोलता है तो उसके लिए उसको शर्माना नहीं पड़ता है, पछताना नहीं पड़ता है। इस तरह मैं अनेक खतरों से बचा हूँ और मेरा बहुत सा समय बचा है। उसका समय भी बचता है और वो खतरों से भी बच जाता है। कैसे बच जाता है वो, क्योंकि उसने खुद के विचारों पर काबू पा लिया है, खुद के बोलने पर काबू पा लिया है। पहले जो शर्मीलापन उसको कष्टकर लगता था, उसको सुखकर लगने लगा है। ऐसे ही अपन को पढ़ना है। बड़ा पैसेज है, 3-4 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे अपन को, तो अपन थोड़ा टाइम भी इन्वेस्ट कर लेंगे तो 3 क्वेश्चन सही करके ले जाएंगे। अनुभव ने मुझे यह सिखाया है कि सत्य के उपासक के लिए मौन उसके आध्यात्मिक अनुशासन का अंग है। यानी कि जो सत्य का उपासक है, जिसको सिर्फ सच्ची बोलना है, उसके लिए मौन रहना ही सबसे बड़ा गुण है। ठीक है, क्योंकि सब जगह सच बोलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उसका मौन रहना ही सही है। मनुष्य की स्वाभाविक कमजोरी है कि वह जाने अनजाने में अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बोलता है और जो कहने योग्य है उसे छिपाता है या भिन्न रूप से कहता है। ऑब्वियस बात है, इस लाइन से लेखक क्या कह रहा है कि मनुष्य स्वाभाविक कमजोरी है, मनुष्य की कमजोरी है कि वो बड़ा चढ़ाकर बोलता है अथवा जो कहने योग्य है वो छिपा लेता है, भिन्न रूप से कहता है। इस पर विजय पाने के लिए मौन आवश्यक है। मौन हर चीज़ के लिए आवश्यक है। कम बोलने वाला बिना विचारे न बोलेगा। ये देखो, कम बोलने वाला बिना विचारे न बोलेगा और अपने प्रत्येक शब्द को तोलेगा। हम देखते हैं कि बहुत से मनुष्य बोलने के लिए आतुर रहते हैं। किसी बैठक का ऐसा कोई सभापति न होगा जिसे बोलने की अनुमति मांगने वाली चिटों से परेशान न होना पड़ा हो। और जब भी बोलने का समय दिया जाता है तो वक्ता आमतौर पर समय सीमा से आगे बढ़ जाता है और अधिक समय की मांग करता है और बिना इजाज़त के भी बोलता रहता है। इस सारे बोलने में दुनिया का कोई लाभ हुआ हो ऐसा शायद ही कहा जा सकता है। यानी कि इस पूरे पैराग्राफ में लेखक क्या कह रहा है, लेखक मौन रहने की या फिर सोच समझ कर बोलने की बड़ाई कर रहा है और बिना मतलब बोलने की बुराई कर रहा है। यह समय का घोर अपव्यय है। मेरी लज्जाशीलता दरअसल मेरी ढाल और मेरी आड़ बनी हुई है। उसने बताया था ना पहले पैराग्राफ में, पहली ही लाइन में उसने बताया था, देखो ये बता रहा शर्मिलापन, इसको नीचे क्या बोलते हैं, लज्जाशीलता। वर्ड देख रहे हो आप, पहले शर्मिलापन और फिर लज्जाशीलता। दरअसल मेरी ढाल और आड़ बनी रही है, उसने मुझे परिपक्व होने का लाभ मिला है, सत्य को पहचानने से मुझे सहायता मिली है। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में उसने क्या बोला है, एक तो मौन की बात आई है, एक बिना सोच समझ कर नहीं बोलना चाहिए, एक उसके शर्मिलेपन की बात है जो पहले उसके लिए कष्ट करता है उसके लिए सुख कर हो गया है। पूरा पैसेज यहीं कंक्लूड होता है। ठीक है, अब इस पैसेज के 3 क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। देखो, ये मेरे को लगता है मोर देन सफिशिएंट जूम है, इसमें तो आपको दिख ही जाएगा। ठीक है, लेखक कहता है कि उसकी जीभ या कलम के बिना विचारे शब्द शायद ही कोई शब्द निकलता हो। निम्नलिखित में कौन सा एक वेद कारण नहीं है, इसको अंडरलाइन कर लिया करो हमेशा, वेद कारण नहीं है। अपना समय बर्बाद करने का उसका कोई इरादा नहीं। देखते हैं,
वह शब्दों की मित्रता में विश्वास रखता है, तो कारण है शब्दों की मित्रता में विश्वास रखता है, तभी तो बिना विचारे कोई शब्द नहीं बोलता है। वह अपने विचारों पर काबू रखने में विश्वास रखता है, ये भी सही है। वह अपने विचारों पर काबू रखता है तभी तो नहीं बोलता है बिना सोच समझे, उसे बोलने में संकोच होता है, ये भी सही, शर्मिलापन है उसके अंदर। तो ये तीनों तो कारण है, ये तीनों कारण है, लेकिन इसने पूछ रहा कारण नहीं है, तो कारण नहीं है ए, अपना समय बर्बाद करने का कोई उसका इरादा नहीं है। ऐसा उसने कहीं नहीं बोला है कि मैं मेरा समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। बोलता है जहाँ पर उसको ज़रूरत लगती है कि मेरे को यहाँ बोलना चाहिए, वहाँ पर वो बोलता भी है। ठीक है, इसलिए ये नहीं पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा पढ़ा करो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो, 1 मिनट से ही, लेकिन अपना आंसर परफेक्ट होना चाहिए। लेखक के अनेक खतरों से बचे रहने का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है? अब आप बता दो, मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है साथ साथ। अब आप खुद बताओ। वह बिना विचारे शायद ही कोई शब्द बोलता है या लिखता है। वह अत्यंत धैर्यशील व्यक्ति, धैर्य की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। उसका विश्वास है कि वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक की भी बात नहीं। वह सत्य का उपासक है। एक बार सत्य की बात आई थी, लेकिन सत्य का उपासक उसकी लाइन अगर आपको याद हो, देखो ऐसे ही करना है, आपको याद होना चाहिए। सत्य के उपासक की बात क्या आई थी कि अगर कोई सत्य का उपासक है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मौन धारण करे, क्योंकि वह हर जगह सत्य नहीं बोल सकता है। तो ये वाली भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ऐसे हर चीज़ को देख के, सोच के, समझ के। लेखक के लिए किस पर विजय पाने के लिए मौन आवश्यक है? अभी बताया था आपको। मौन पाने के लिए किस में? स्वाभाविक शर्मिलापन, नोप्स, बोलने में संकोच, विचारों पर काबू रखना। बढ़ा चढ़ाकर बोलने की प्रवृत्ति पर ही अगर काबू पाया जाएगा तभी अपन क्या कर पाएंगे? तभी अपन मौन रह पाएंगे। अपन ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था, सीधा सीधा, एक बहुत बड़ा पैसेज है लेकिन सीधे सीधे 3 क्वेश्चन है, कोई पेच नहीं है, कुछ नहीं है, किसी भी ऑप्शन में अपन कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब ये इंग्लिश में भी सेम है, वी कैन रीड इट लाउड बट आई एम स्किपिंग इट राइट नाउ। ओके, देखिए अगला पैसेज पढ़ते हैं अपन, बहुत ईजी सा पैसेज है। अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे कार्बन उत्सर्जन को कम करें और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन निवेश को प्रोत्साहित करें। ठीक है भाई, पहले लाइन क्या बोल रहा है अपन को? समृद्ध राज्य किस में निवेश करना चाहिए? कार्बन उत्सर्जन को कम करना चाहिए उनको, और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में निवेश करना चाहिए। ठीक है, किनको? जो संपन्न राज्य है। ये वे राज्य हैं जिनको बिना बिजली उपलब्ध है, जिनका विकास अपेक्षाकृत तीव्र गति से हुआ है और जिनकी प्रति व्यक्ति आय अब उच्च है, जिस कारण वे भारत को पर्यावरण अनुकूल बनाने का भार वहन करने हेतु सक्षम है। यानी कि यहाँ तक क्या बोल रहा है इस पैराग्राफ में? यहाँ तक बोल रहा है कि जो इंडिया की रिच स्टेट है वो अब सेल्फ कैपेबल है कि वो अब भारत को पर्यावरण अनुकूल बनाने की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, क्योंकि उनका विकास हो चुका है। उन्होंने पहले ही कार्बन का उत्सर्जन कर लिया है, अब उनको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए एक उदाहरण दे रहा है, दिल्ली उदाहरण के लिए इस रूप में मदद कर सकती है। यानी कि दिल्ली को क्या मान रहा है? वो रिच स्टेट मान रहा है कि वह छतों के ऊपर सोलर पैनल का प्रयोग करके अपने स्वयं के उपयोग की स्वच्छ बिजली उत्पादित करें, या वह निर्धन राज्यों को उनकी स्वच्छ राज्य परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण करके मदद कर सकती है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि राज्य विद्युत बोर्ड, जो वितरण परिपात जाल के 95% भाग का नियंत्रण करते हैं, अत्यधिक गहरे घाटे में डूबे हुए हैं। ये घाटे आगे राज्य के सेवा प्रदाताओं को नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में हतोत्साहित करते हैं, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना जीवाश्म ईंधन को अपनाने से अधिक महंगा होता है। यानी कि क्या बोल रहा है ये कि 90% जो अपने ये हैं वितरण जाल, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, वो क्या है? घाटे में। वो क्या है? घाटे में। ये दिल्ली तक की बात हो गई थी यहाँ तक की, फिर उसके आगे कुछ इसने एग्जाम्पल दिया एक और। ठीक है, देखते हैं पूर्व धारणा। अगेन एजम्पशन का क्वेश्चन आ गया। एजम्पशन का मतलब मैंने आपको बताया था पहले कि लेखक का इस पैसेज को लिखने से पहले कुछ विचार होता है। पहले का विचार, ये क्या सोच के उसने लिखा होगा, उसके मन में ऐसा क्या आया जो उसने लिखा। आप पढ़ते हैं, देखो। अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादित करने और अपनाने में अग्रणी होना चाहिए। देखते हैं, बात तो आई है कुछ ना कुछ ऐसी। निर्धन राज्यों को विद्युत के लिए सदा ऑलवेज समृद्ध राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। गलत बात। ये सदा बहुत दिक्कत है, ये सदा यहाँ पर आने से ही दिक्कत हुई है, अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन अपन इसको टिक कर सकते थे। ठीक है, राज्य विद्युत बोर्ड स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को अपनाकर अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार ला सकते हैं। राज्य विद्युत बोर्ड स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को अपनाकर अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार ला सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कहीं भी नहीं कहा गया है। जबकि एंड लाइन में कहा है कि वो अधिक महंगी होती है, ऐसा भी नहीं है इसके अंदर। पूर्व धारणा में तो नहीं आएगा एटलीस्ट। समृद्ध और निर्धन राज्यों के बीच अत्यधिक आर्थिक असमानता भारत में अधिक कार्बन उत्सर्जन प्रमुख कारण है, ऐसा भी नहीं है। ये बोला है समृद्ध और निर्धन राज्यों की बात हुई है, लेकिन उनके बीच में आर्थिक असमानता के कारण कार्बन उत्सर्जन यहाँ पे इसने कहीं नहीं बोला है। अब पहला ऑप्शन दोबारा पढ़ते हैं। अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादित करने और अपनाने में अग्रणी होना चाहिए। ऑब्वियस बात है, बोल रहा है ना यहाँ पर,
ये देखो, भारत को बनाने का भार वहन करने में सक्षम हुए हैं, तो होना भी चाहिए, यही लेखक बोल रहा है। पूर्व धारणा का मतलब यही है कि लेखक जिसके ऊपर बात कर रहा है उस चीज़ के लिए उसके ऊपर विचार क्या है। अब समझो, यहाँ से प्रोसेस में समझा था ना, एक प्रोसेस होता है करने का, वो प्रोसेस समझो। ये कोई पैसेज है, इसके क्वेश्चन में पूर्व धारणा पूछ रहा है या फिर अजम्पशन पूछ रहा है। अजम्पशन जब वो पूछता है तो इस पैसेज के लिए उसके पास पहले से कोई नॉलेज होती है। अब इस पैसेज में पूरे में किसकी बात करी है, रिच स्टेट की बात करी है। रिच स्टेट को कोई न्यू टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए जिससे अपन क्या कर सकें, इन्वायरमेंटल, क्या बोला है यहाँ पे, ये रहा, पर्यावरण अनुकूल, इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन अपन कर सकें। ठीक है, तो जब अपन को ये सब करना है तो इसका मतलब है कि उसने क्या बोला है कि रिच स्टेट जो है उनको नवीकरणीय ऊर्जा के साथ साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, कर सकते हैं। ये उसका अजम्पशन हो सकता है किसका, लेखक का, इसलिए इसने पूरा का पूरा पैसेज लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या है, अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादित करने और अपनाने में अग्रणी होना चाहिए, यही तो पूर्व धारणा है उसकी। सही बात है, फैक्ट है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको। द रिचर स्टेट हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कट डाउन द कार्बन इमिशन and promote clean energy investments. These are the states that got electricity, grew faster, and now have high per capita income, making them capable of sharing India's burden of becoming eco-friendly. ठीक है, इको फ्रेंडली वो शेयर कर सकते हैं, इको फ्रेंडली का इंडिया का बर्डन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली can help by generating its own clean electricity using solar rooftop panels or even help poor state finance their clean energy project. ठीक है, ये पोअर स्टेट को फाइनेंस भी कर सकती है और खुद का भी खर्चा वहन कर सकती है। इट इज़ नो सीक्रेट दैट स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड विच कंट्रोल 95% ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आर नेक डीप इन लॉसेज। These losses further discourage state utilities for adopting renewable energy as it is more expensive than fossil fuel. सेम बात है, वही बात बोल रहा है कि सीधी सिंपल सी इंग्लिश है, मैंने आपको हिंदी में समझा दिया है। इसका आंसर यही होगा। यह आंसर होने की संभावना थी, बट ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि द पुअर स्टेट ऑलवेज, ठीक है, सदा, इसलिए नहीं हुआ। ओके, मेरे को लगता है मोर देन सफिशिएंट इसके ऊपर बात हो चुकी है। पूर्व धारणा का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप सॉल्व करने की क्षमता रखते हो। ठीक है, नाउ लुक इट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बहुत छोटा सा पैसेज है, बहुत अच्छा पैसेज है। सरकार का चरम लक्ष्य डराकर शासन करना या नियंत्रण करना नहीं है और न ही आज्ञाकारिता की अपेक्षा रखना है, बल्कि उसके विपरीत प्रत्येक व्यक्ति को डर से मुक्त करना है जिससे वह हर तरह के संभव और सुरक्षित जीवन जी सके। यहाँ पे क्या बोला, सरकार का कर्तव्य क्या नहीं है और क्या है, वाट सरकार डोंट वांट एंड वाट गवर्नमेंट वांट्स, ये वाला पहले लाइन में बोल रहा है। दूसरे शब्दों में, लोगों के बिना खुद को दूसरों को हानि पहुँचाए, दूसरे शब्दों में लोगों के बिना खुद को या दूसरों को हानि पहुँचाए अस्तित्व बनाए रखने और काम करने के नैसर्गिक अधिकार को सशक्त करना है। ऑब्वियस बात है, स्वतंत्रता का मतलब यही है कि दूसरे को हानि ना पहुँचाए, मेरे अधिकारों का मैं उपयोग कर सकूँ। सरकार का उद्देश्य लोगों को विवेकशील व्यक्तियों से बदलकर उन्हें पशु या कठपुतली बनाना नहीं है। तो यानी कि सरकार का उद्देश्य क्या हुआ, विवेकशील व्यक्ति तैयार करना। एक ऑप्शन, एक अपने क्वेश्चन भी आया था कि लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण क्या है, वह आम नागरिकों को क्या करते हैं, सशक्त करते हैं। वह आम इंसान को, आम नागरिकों को सशक्त करते हैं, वोट डालने के काबिल बनाते हैं। सरकार को इस प्रकार सहायक होना चाहिए कि लोग सुरक्षित महसूस करते हुए अपनी बुद्धि और शरीर को विकसित करने और मुक्त होकर अपने विवेक का प्रयोग करने में समर्थ बन सके। यानी कि इसमें सरकार के कर्तव्य के बारे में बात हुई है पूरे पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक और युक्तिसंगत अनुमान है। अनुमान के ऐसा क्या है, इन्फेरेंस का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाया गया है। अनुमान का मतलब क्या होता है, फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, सरकार का वास्तविक लक्ष्य नागरिकों की सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। सरकार का प्राथमिक सरोकार अपने सभी नागरिकों को पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। सर्वश्रेष्ठ सरकार वह है जो नागरिकों को जीवन के सभी विषयों में पूर्ण स्वतंत्रता देती है। सर्वश्रेष्ठ सरकार वह है जो देश के लोगों को पूर्ण शारीरिक सुरक्षा प्रदान करती है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका अपन सीखते हैं। ठीक है, अब समझो इस बात को। अनुमान लगाया गया है कि अनुमान क्या हो सकता है, सर्वाधिक तार्किक और युक्तिसंगत अनुमान। सरकार का वास्तविक लक्ष्य नागरिकों की सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। सरकार का प्राथमिक सरोकार अपने सभी नागरिकों को पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। एक्सट्रीम 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 स्टेटमेंट, दिस कुड नॉट बी आंसर। सर्वश्रेष्ठ सरकार वह है जो नागरिकों को जीवन के सभी विषयों में पूर्ण स्वतंत्रता तो अपने संविधान में नहीं दे रखी यार। कंप्लीट फ्रीडम तो नहीं है ना, युक्त संगत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, युक्त संगत क्या बोलते हैं उसको, ठीक है,
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। सर्वश्रेष्ठ सरकार वह है जो देश के लोगों को पूर्ण शारीरिक सुरक्षा प्रदान करती है। पूर्ण शारीरिक सुरक्षा प्रदान करती है, नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए। सरकार का वास्तविक लक्ष्य नागरिकों की सामाजिक और राजनीतिक सुंदरता सुनिश्चित करना है। देखो पूरे पैराग्राफ में यही बात बोल रहा है, विवेकशील व्यक्ति बनाना, वह संभव सुरक्षित जीवन जी सके, ठीक है। विपरीत प्रत्येक व्यक्ति को डर से मुक्त करना यानी कि ये सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द अल्टीमेट एम ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट टू रूल और कंट्रोल बाय फियर, नॉट टू डिमांड obedience, but conversely to free every man from fear, that he may live in all possible security. In other words, the strengthen his natural rights to exist and work without injury to himself and others. The object of government is not to change man from rational being to beast. The object of government is not to change man from rational being into beast or puppet. It should enable them to develop their minds and bodies in security and the employ their reason unshackled, ठीक है। With the among of the following is the most logical and rational inference. Inference का मतलब मैंने समझा दिया। इन्फ्रेंस का मतलब था अनुमान लगाना, कि अब इस पैसेज को पढ़ के मैं क्या अनुमान लगा सकता हूँ, मैं क्या सोच सकता हूँ। द ट्रू एम ऑफ गवर्नमेंट इज टू सिक्योर द सिटीजन देयर सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। अब देखो एक थोड़ा सा पर इसमें पेच ये भी कर सकते हैं, द बेस्ट गवर्नमेंट एंड द बेस्ट गवर्नमेंट। इसमें बेस्ट गवर्नमेंट की कहीं बात ही नहीं हुई है, इसमें गवर्नमेंट की एम की बात हुई है, इसमें गवर्नमेंट की एम की बात हुई है। तो गवर्नमेंट की एम की बात हुई है पूरे पैसेज में। तो बेस्ट गवर्नमेंट आपको कैसे पता कि बेस्ट गवर्नमेंट की बात कर रहा है, नॉर्मल गवर्नमेंट की बात कर रहा है? ये तो पूरा पैसेज इसकी बात कर रहा है कि एक नॉर्मल गवर्नमेंट को भी क्या क्या प्रोवाइड कराना चाहिए, एक नॉर्मल गवर्नमेंट से एक व्यक्ति को क्या क्या आशा होती है, क्या क्या उसको प्रोवाइड कराना चाहिए, बस दैट्स इट। ये कोई बेस्ट गवर्नमेंट या कोई वर्स्ट गवर्नमेंट की बात थोड़ी ना कर रहा है। ईजी है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लुक टू द नेक्स्ट पैसेज। हमारे नगर निगमों के कर्मचारियों की कमी है, कोई प्रॉब्लम है। कर्मचारियों के कौशल और सक्षमताओं का मुद्दा और भी बड़ी चुनौती, यानी कि अगर जो है वो भी कुशल और सक्षम नहीं है, यानी कि स्किलफुल और कैपेबल नहीं है। शहरी सेवाओं के प्रदान किए जाने की और आधिकारिक संरचना की योजना बनाना और निष्पादित करना बहुत जटिल कार्य हैं, यानी कि जो उनको काम सौंपा जाता है वो बहुत जटिल कार्य हैं। इसके लिए उन्हें उच्च कोटि की विशेषज्ञता और वृत्ति दक्षता का मतलब था प्रोफेशनलिज्म की आवश्यकता है। वर्तमान में जिस ढांचे के अंतर्गत नगर निगमों के वरिष्ठ प्रबंधकों समेत कर्मचारी की भर्ती की जा रही है, उसमें अपेक्षित तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमताओं के लिए पर्याप्त रूप से प्रावधान नहीं है। यानी कि क्या बोल रहा है पैसेज यहाँ तक, क्या बोल रहा है कि पहला तो कमी है, और जो लगे हुए हैं उनमें भी स्किल और कौशल नहीं है, स्किल्स नहीं है और कैपेबल नहीं है, और जो उनको काम करना पड़ता है बहुत जटिल कार्य करना पड़ता है, और जो अब उनको काम सौंपा जा रहा है वो सिर्फ विशेषज्ञ के द्वारा या फिर प्रोफेशनलिज्म के साथ ऐसे किया जा सकता है। अब ये सब कमी तो है ही, लेकिन अब जो नेक्स्ट भर्तियाँ हो रही है उसमें भी वो प्रावधान नहीं है कि ऐसा कुछ दूर हो सके, यानी कि सारी कमियाँ का मैं बता रहा है। काडर और भर्ती नियम सिर्फ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारण करते हैं, उनमें प्रबंधकीय या तकनीकी क्षमताओं का या संगत कार्यानुभव का कोई उल्लेख नहीं है, यानी कि अपनी भर्ती प्रक्रिया में समस्या बता रहा है। अधिकांश नगर निगम में यही स्थिति है। ओके, उनका संगठनीय अभिकल्प यानी कि डिज़ाइन, अभिकल्प यानी क्या होता है डिज़ाइन, संगठनीय ऑर्गेजनल, ठीक है, संरचना भी कमज़ोर है, यानी कि जो संगठनात्मक संरचना है वो कमज़ोर है। कुल मिला के कमियाँ बता रहा है किसकी, नगर निगम के कर्मचारियों की। अब देखो वही बात है, फिर आ गया पूर्वधारणा के इतने सारे क्वेश्चन कर जाएंगे कि फिर पूर्वधारणा आएगा तो पूर्वधारणा नहीं लगेगा। ये गंगाधर अपन को क्या लगेगा, फिर ये जो अब अपन ने इस पेपर में शक्तिमान आएगा अपन को गंगाधर लगेगा, क्योंकि अपन पूर्वधारणा कर सकें। अब ऑब्वियस बात है, आप बताओ पूरा का पूरा किसके ऊपर है, नगर निगम के ऊपर है, नगर निगम की कमियों के ऊपर है। अब कुछ ना कुछ इसकी पूर्वधारणा नगर निगम की कमियाँ पे या फिर जो उनका काम है स्किल से रिलेटेड काम है उसके ऊपर रही होगी। अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब उसके ऊपर अपन सोचते हैं, थोड़ा सा पॉइंट लेके सोचेंगे। शहरी सेवाओं के प्रदान किए जाने का कार्य बहुत जटिल मुद्दा है, यहाँ तक तो सही है, जिसके लिए पूरे देश में नगर निगम निकाय संगठन विस्तार की आवश्यकता है। संगठन विस्तार थोड़ी बोला, संगठन विस्तार नहीं, संगठन संरचना में परिवर्तन की आवश्यकता है, विस्तार की नहीं। ये देखो वर्ड प्ले, लगभग 90% सही है, ये 90% ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें सिर्फ विस्तार।
अगर यहाँ पे बोलता है ना संगठन सुधार की आवश्यकता है तो अपन कर देते हैं इसको ठीक। हमारे शहर बेहतर गुणवत्ता युक्त जीवन उपलब्ध करा सकते हैं, एकदम से बात है। यदि हमारे स्थानीय शासकीय निकायों के पास अपेक्षित कौशल और क्षमताओं का विकास श्रेष्ठ कर्मचारी हो, यही तो बात पूरी बोल रहा है वो। सब कुछ पूरा का पूरा पैसेज इसी पे डिपेंड है। देखते हैं, कौशल युक्त कर्मचारी की कमी ऐसे संस्थाओं के अभाव के कारण है जो नगर प्रबंधन में अपेक्षित कौशल प्रदान करे। अरे नहीं दादा, ये नहीं बोल रहा है कि कोई संस्था नहीं है जो हमारे को स्किल्स नहीं दे सकती, नहीं। हमारा देश तीव्रता से हो रहे शहरीकरण की समस्याओं के प्रबंधन के लिए जनांक लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ नहीं उठा रहा है। अरे ऐसे तो कोई बात ही नहीं है। बात क्या है, पूरी की पूरी है हमारा शहर बेहतर। अब देखा आपने, जब अपन ने पूरा पैसेज को सम अप कर लिया, पूरे पैसेज को पढ़ के, जैसे अपन नॉर्मल किताब पढ़ रहे हो वैसे अगर अपन ने पैसेज पढ़ के उसको सॉल्व कर लिया तो अपन को पैसेज में ज़्यादा ऑप्शंस में दिक्कत नहीं आ रही है। आप यहाँ से रीडिंग स्किल सीखो। रीडिंग स्किल क्या कहती है, चाहे आपके जीएस में भी काम आ सकती है। रीडिंग स्किल क्या कह रही है, अगर आपने एक पैराग्राफ पढ़ा तो उस पैराग्राफ में से आपने क्या सीखा वो साइड में सिनॉप्सिस बना के लिख लो। जैसे मैं हर लाइन के बाद कुछ ना कुछ बता रहा हूँ आपको कि इस लाइन में लेखक क्या बोल रहा है, इस लाइन में लेखक क्या बोल रहा है, इस लाइन में लेखक क्या बोल रहा है। आपको एज ए पढ़ाई ही करनी है वहाँ जाके, आपको वहाँ जाके पूरे 30 पेजेज 28 पेजेज में पढ़ाई ही करनी है कि भाई बताओ आप मेरे को क्या सिखाना चाह रहे हो। अब देख लो, इस पैसेज को अपन ने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से पढ़ के उसको अपन ने पहले ही समझ लिया था तो ऑप्शन ने अपन को डाउट ही नहीं करा, नहीं तो अपन ऑप्शन ए टिक करके आ जाते और माइनस में नंबर लेके आ जाते। प्लस का 2.5 मिलने थे, माइनस का 2.5 तो खोते माइनस का 1.3 और लेके आते, 2.5 का 1.3 और लेके आते। ठीक है, तो ज़्यादा नुकसान हो जाता। ए इसका आंसर नहीं, इसका आंसर है बी। अभी देखो छोटा सा बहुत प्यारा सा पैसेज है। ठीक है, करते हैं इसको। वनों में बड़े झुंडों में रहने वाले फ्लेमिंगो सामाजिक और अत्यंत निष्ठावान होते हैं। वे समूह संगम नृत्य करते हैं। नर और मादा पक्षी अपने चूजों को बहुत प्यार करते हैं और जब नर और मादा दोनों भोजन की तलाश में दूर उड़ जाते हैं तब सुरक्षा के लिए उन चूजों को क्रेशो में एकत्र रख जाते हैं। कोई बात नहीं, फ्लेमिंगो के कैरेक्टर की बात है कि झुंड में, वनों में जो बड़े झुंड में रहने वाले फ्लेमिंगो, यानी कि फ्लेमिंगो क्या करते हैं, बड़े झुंड में रहते हैं, अत्यंत निष्ठावान होते हैं, वे एक दूसरे के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हैं और साथ में नृत्य करते हैं, चूजों से बहुत प्यार करते हैं। जब वो बाहर चल जाते हैं तो चूजों को हरक जाते हैं, क्रेशो में रख जाते हैं। उपनिगम, सबसे तर्क संगत उपनिगम, यानी कि यहाँ से क्या सीख मिल रही है, क्या समझ में आ रहा है आपको, ये बताना है। इसमें से सभी स्पीशीज़ के पक्षियों में सामूहिक निधन अनिवार्य है ताकि उनकी संततियाँ पूरी तरह जीवित बनी रहे। ऐसा तो कोई पैसेज में बात ही नहीं है। सिर्फ पक्षियों में सामाजिक व्यवहार विकसित करने की क्षमता होती है, अतः वे अपने चूजों को सुरक्षापूर्वक पालने के लिए सामूहिक निधन अपनाना सकते हैं। ऐसा कहीं बात नहीं है। कुछ स्पीशीज में पक्षियों के सामाजिक व्यवहार असुरक्षित विश्व में जीवित बने रहने के लिए क्षमताओं को बढ़ा देते हैं। सभी स्पीशीज के पक्षी अपने चूजों को सामाजिक व्यवहार और निष्ठा सिखाने के लिए क्रेशों की स्थापना करते हैं। ऐसा तो कहीं ही नहीं। ठीक है, ऐसा तो कहीं भी वो नहीं बोल रहा है डी जैसा। तो कुछ स्पीशीज में पक्षियों और सामाजिक व्यवहार असुरक्षित विश्व में जीवित बने रहने की क्षमताओं को बढ़ा देते हैं। यही तो बोल रहा है कुछ स्पीशीज, क्योंकि वो सबकी तो बात कर नहीं रहा। मैं पक्षियों में सामाजिक व्यवहार, पक्षियों का सामाजिक व्यवहार की बात कर रहा है कि वो सामाजिक तरीके से कैसे रहते हैं। फ्लेमिंगो असुरक्षित विश्व में जीवित बने रहने की विषमताओं को बढ़ा देते हैं। उपनिगम का मतलब क्या होता है, अब यहाँ से समझो आप। जब भी कभी उपनिगम की बात आएगी हमेशा याद रखना, उपनिगमन या फिर इसको बोलते हैं कोरोलरी। क्या बोलते हैं, कोरोलरी। ठीक है, जब भी इसकी बात आएगी तो क्या बोलता है, इसमें हमेशा याद रखना पैसेज होता है। पैसेज में कुछ किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात होती है, उस टॉपिक से आप एक सार्वभौमिक निष्कर्ष क्या निकाल पा रहे हो। अब यहाँ से फ्लेमिंगो की बात थी, फ्लेमिंगो के सामाजिक जीवन की बात थी, फ्लेमिंगो के बच्चों को बचाने की बात थी, कुछ ऐसा ऐसा था। तो इससे जुड़ा हुआ पैसेज था, तो इससे जुड़ा हुआ ही कोरोलरी क्या निकल के आता है, कुछ स्पीशीज में पक्षियों में सामाजिक, कुछ स्पीशीज के पक्षियों में सामाजिक व्यवहार असुरक्षित विश्व में जीवित बने रहने की विषमताओं को बढ़ा देता है। ऐसी बात है, सामाजिक व्यवहार विषमताओं को बढ़ा देता है, नॉर्मल है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पैसेज। जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों की उपज में रुकावट और कीमतों में वृद्धि होने की वजह से पूरे विश्व में बहुत सारे लोग पहले से ही भुखमरी का शिकार है। यानी कि क्या हुआ है, उपज में रुकावट हो गई और कीमतों में वृद्धि हो गई, इसलिए बहुत सारे लोग भुखमरी का शिकार है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और जलवायु परिवर्तन के कारण केवल खाद्य ही नहीं बल्कि पोषक तत्व भी पर्याप्त होते
जा रहे हैं, पूरा पैसे जो है नेगेटिव स्टेटमेंट में जा रहा है, अपर्याप्त होते जा रहे हैं। जैसे जैसे फसलों की उपज और जीविका पर खतरे की स्थिति बन रही है, सबसे गरीब समुदाय को ही भुखमरी और कुपोषण के बढ़ने के समेत जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभाव से ग्रस्त होना पड़ेगा। दूसरी ओर गरीबी जलवायु परिवर्तन की कारक है, क्योंकि निराशोन्मत्त समुदाय अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों के अधारणीय उपयोग का आश्रय लेते हैं। कुल मिला क्या बोल रहा है, आखिरी लाइन में तो क्या बोला इसने, गरीबी ही क्लाइमेट चेंज के लिए उत्तरदायी है। उससे पहले क्या बोल रहा था कि क्या हो गया, फसल खराब हो रही है और कीमतें बढ़ रही है, इसलिए पूरे बहुत सारे क्या हो रहे हैं, भुखमरी से प्रेरित हो रहे हैं। केवल खाद ही नहीं बल्कि पोषक तत्व की भी अपर्याप्तता है, जिससे फसलों में उपज और जीविका खतरे की स्थिति बन रही है। सबसे गरीब समुदाय को ही भुखमरी और कुपोषण की यानी गरीबी क्या करेंगे, भुखमरी और कुपोषण से की मार झेलेंगे, जलवायु परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित होंगे। ठीक है, ये बात पूरी की पूरी बात बोली इसने। वही आ गई उपनिगमन कि इसमें से अपन इस पैराग्राफ को देख के किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अपन क्या समझ पा रहे हैं, क्या निकाल पा रहे हैं। देखो सरकार को, अब सरकार की तो कोई बात ही नहीं, पढ़ लेते हैं। सरकार को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए अधिक निधियों का आवंटन करना चाहिए और निर्धन समुदाय को दिए जाने वाले खाद्य उत्पादन में वृद्धि कर देनी चाहिए। ये कहाँ है भाई साहब, निर्धनता और जलवायु के प्रभाव एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं, परफेक्ट लाइन है, और इसलिए हमें खाद्य प्रणालियों को पुनर्कल्पना करने की आवश्यकता होगी। एकदम परफेक्ट लाइन है, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं। और आगे पढ़ लेते हैं। विश्व के सभी देशों को गरीबी और कुपोषण से लड़ने के लिए एकजुट होना ही चाहिए और गरीबी को एक सार्वभौम समस्या की बात ही देखना चाहिए। विश्व के सभी देशों की बात कहाँ हुई थी, गलत बात। हमें तुरंत आधारणीय कृषि पद्धतियों को बंद कर देना चाहिए और खाद्य कीमतों को नियंत्रित कर देना चाहिए तुरंत। वाई अगर ये बोलते हैं धीरे धीरे हमारे को सस्टेनेबल की तरफ बढ़ना चाहिए और अनसस्टेनेबिलिटी को ख़त्म कर देना चाहिए, तो अपन समझते भी, लेकिन सस्टेनेबिलिटी की तरफ एकदम से बढ़ जाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया बी। आप खुद भी देखो, निर्धनता की बात हुई, गरीबी की बात हुई है, गरीबी और जलवायु के प्रभाव, गरीबी और क्लाइमेट चेंज की बात हुई है, एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। यहाँ ये देखो, ये लाइन, एक एक लाइन, हर चीज़ को धीरे धीरे समझो, अभी तो बहुत समय है समझने के लिए। ठीक है, ये देखो, गरीबी जलवायु परिवर्तन की कारक है, क्योंकि निराशोन्मुक्त समुदाय अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों के आधारणीय उपयोग का आश्रय लेते हैं। देखा? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज। विश्व वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ने पाया है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के कुल ऋण और इक्विटी निवेशों में किया गया पोर्टफोलियो निवेश का अंश पिछले दशक में दोगुना होकर 12% रह गया है, 12% हो गया है, यानी कि बढ़ा है, यानी कि पिछले कुछ वर्षों में दशक में बढ़ा है। इस घटना में भारतीय नीति निर्माताओं पर प्रभाव संभावित है, क्योंकि ऋण और इक्विटी बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बढ़ता जा रहा है। इस घटनाओं को एक आशंका भी बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की मात्रात्मक ढील, यानी कि क्वांटिटेटिव ईजिंग नीति में आसन उत्क्रमण होने की दशा में एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया के रूप में विश्व की वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। ऑब्वियस बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुल मिलाकर क्या बोल रहा है कि भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का अंश पिछले दशक में दोगुना होकर 12% हो गया है। ये कोई रिपोर्ट है, विश्व वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। आप बताना कौन पब्लिश करता है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में कुल ऋण और इक्विटी निवेशों में किया गया पोर्टफोलियो निवेश का अंश बढ़ चुका है, यानी कि ऋण में निवेश बढ़ चुका है। तो इससे समस्या हो रही है। अब इससे समस्या का क्या समस्या हो रही है, उसके ऊपर पूरा पैसेज है। अब क्या बोल रहा है, अनुमान क्या लगा रहे हैं इससे, आगे भविष्य में क्या हो सकता है। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए विदेशी निवेश पोर्टफोलियो निवेश अच्छे नहीं है। ऐसा कुछ कहा है क्या इसमें कि पोर्टफोलियो निवेश अच्छे नहीं है? ऐसा तो कोई बात ही नहीं हुई है। अच्छा और बुरे की तो बात ही नहीं है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं विश्व की वित्तीय स्थिरता को खोखला करती है। उन्नत अर्थव्यवस्था विश्व की वित्तीय स्थिरता को खोखला करती है, ऐसा कहाँ है भाई? अच्छा, यानी कि अगर एक अर्थव्यवस्था उन्नत हो रही है तो दूसरे विश्व के लिए वो हानिकारक है, ऐसा कहीं नहीं होता है। भारत का भविष्य में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश स्वीकार करने से बचना चाहिए। भारत की तो कोई बात ही नहीं हुई है, भारत की तो कोई बात ही नहीं हुई है। ठीक है, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से मिलने वाले आघातों का खतरा रहता है। यही तो अनुमान है, खतरा रहता है, बस इतना ही तो अनुमान है। अगर ये बोलता निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है, तो हो सकता है इसका आंसर ए हो जाता, निष्कर्ष तो ए हो जाता ना। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भी तो डिपेंड करता है। पूछ रहा है अनुमान क्या है, तो अनुमान क्या है कि आशंका है। आशंका, अनुमान में हमेशा पॉसिबिलिटी तो पूछ रहा है। अगर मैं इस इन्फेरेंस को दूसरा नाम दूंगा तो क्या दूंगा, पॉसिबिलिटी।
कि पॉसिबिलिटी क्या है, तो पॉसिबिलिटी यही तो है, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से मिलने वाली आघातों का खतरा रहता है। दैट्स इट, सो इजी। अगर आप सोच समझ के पढ़ोगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तो हर चीज़ इजी है, बस थोड़ा सा मेरी बातों पर गौर करो और उसको सोच समझ के पढ़ने की शुरुआत करो। अभी देखो क्या शानदार अपने टिपिकल इंडियन सोसाइटी के ऊपर ही पैसेज है शायद। खुले में मलत्याग अनर्थकारी हो सकता है जब यह अति सघन आबादी वाले क्षेत्रों में व्यवहार में लाया जा रहा हो, जहां मानव मल को फसलों, कुओं और खाद्य सामग्री और बच्चों के हाथ से दूर रखना असंभव होता है। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है, खुले में मलत्याग, और वो भी कहाँ पर, सघन आबादी वाले क्षेत्र में लाया जा रहा है तो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मानव मल को फसलों, कुओं और खाद्य सामग्री और बच्चों के हाथ से दूर रखना संभव हो जाता है, यानी कि मानव मल सब जगह जाकर मिल जाता है। भौम जल, ग्राउंड वाटर भी खुले में किए गए मलत्याग से संदूषित हो जाता है, ऑब्वियस बात है। आहार में गए अनेक रोगाणु और कृमियाँ बीमारियाँ फैलाते हैं। वे शरीर को कैलोरियों और पोषक तत्वों का अवशोषण करने लायक नहीं रहने देते हैं, यानी कि शरीर में कुछ कमी हो जाती है जिससे पोषक तत्व अपन एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। भारत में लगभग आधे बच्चे कुपोषित बने रहते हैं, उनमें से लाखों उन रोग दशाओं में मर जाते हैं जिनसे बचाव संभव था। डायरिया के कारण भारतीयों में शरीर में औसत रूप से उन लोगों से छोटे हैं जो अपेक्षाकृत गरीब देशों के हैं, जहां लोग खाने में अपेक्षाकृत कम कैलोरियाँ लेते हैं। न्यून, यानी कि भारत में खाने में क्या है, ज़्यादा कैलोरी ली जाती है, इसलिए हमारे को क्या होता है, डायरिया भी हो जाता है। ठीक है, यानी कि गरीब देश जो है वो कम कैलोरी लेते हैं, डायरिया से कम मरते हैं, लेकिन भारत जैसा देश अधिक कैलोरी के कारण क्या होता है, डायरिया से ज़्यादा ग्रसित हो जाता है। न्यून भार, अंडरवेट माताएं जैसे अविकसित स्टैंडर्ड बच्चे पैदा करती है जो आसानी से बीमारी का शिकार हो सकते हैं और अपनी पूरी संज्ञानात्मक भावनाओं को विकसित करने में असफल रह सकते हैं। जो रोगाणु पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाते हैं वे न केवल अमीर और गरीब बल्कि शौचालयों का प्रयोग करने वालों को भी एक समान हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरे का पूरा पैराग्राफ किसके ऊपर बात कर रहा है, मलत्याग के ऊपर बात कर रहा है। मलत्याग से क्या क्या खतरा हो सकता है, फिर उसके बाद डायरिया की बात हुई है, फिर उसके बाद वहाँ पर जीवाणु की बात हुई कि अगर जीवाणु फैलेगा तो सिर्फ गरीबों को नहीं, वह अमीरों को भी नुकसान पहुँचा सकता है। अब फिर वही बात है कि अनुमान यानी पॉसिबिलिटी। अब देखते हैं पॉसिबिलिटी क्या है। भारत की केंद्रीय और राज्य सरकारों के पास इतने पर्याप्त संसाधन नहीं है कि प्रत्येक घर के लिए एक शौचालय सुलभ करा सकें। अनुमान में ये चीज़ लाना कि वही नहीं है अपने पास, पैसा ही नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी। खुले में मलत्याग भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक स्वास्थ्य समस्या है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक स्वास्थ्य समस्या है, देखते हैं एक बार। खुले में मलत्याग भारत के कार्यबल की मानव पूंजी में हास लाता है, देखते हैं। खुले में मलत्याग सभी विकासशील देशों की लोक स्वास्थ्य समस्या है, तो हो नहीं सकता। अब देखो बी और सी में कन्फ्लिक्ट आ रहा है। खुले में मलत्याग भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक स्वास्थ्य समस्या है, अरे भाई और भी हो सकती है। खुले में मलत्याग भारत के कार्यबल वर्कफोर्स, ऑब्वियस बात है, बच्चे बाद में जाकर वर्कफोर्स बनेंगे। अगर बच्चों में डायरिया है, वे अंडरवेट है, याद आ रहा है कुछ, ऐसे पैसेज पढ़ना है। वे अगर अंडरवेट है तो काम नहीं कर पाएंगे। मानव पूंजी, वही तो आगे जाके मानव पूंजी बढ़ेंगे जब वो स्किलफुल हो जाएंगे, तब वही तो मानव पूंजी बनेंगे। में हास लाता है, ऑब्वियस बात है, जब वही बीमार हो जाएंगे, वही काम नहीं कर पाएंगे, तो मानव पूंजी में तो हास आएगा ही ना। पॉसिबिलिटी नहीं, संभावना है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, इजी था। आज अपन ने दो चीज़ें करना सीखी। पूर्वधारणा अपन पिछले वाले से सीख रहे हैं, पूर्वधारणा कैसे करते हैं। आज अपन ने अनुमान लगाना सीखा कि अनुमान कैसे लगाते हैं। ठीक है, सीख लिया। एक अनुमान लगाना सीखा था और एक क्या सीखा था अपन ने, उपनिगम कोरोलरी। क्या सीखा था, उपनिगम कोरोलरी। कोरोलरी को अपन ने कैसे सीखा था कि क्या हो सकता है, कि क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है जो अपने उसमें बोला, जैसे वो हंस वाला था कि एक पर्टिकुलर चीज़ में देखिए उसका पूरा कंक्लूड क्या है, कि उससे बेस थॉट अपने पे क्या बनता है। उपनिगम में अपन ने ये सीखा कि बेस थॉट अपना उस पूरे प्रोसेस से उसका बेस थॉट क्या बनता है, बेस क्या है उस पूरे पैसेज का, बेस थॉट। ठीक है, ये सब आज अपन ने सीखा। इसी के साथ अपन ने 10 पैसेज के क्वेश्चन और कर लिए हैं। लगभग अपना 2015 का पेपर ख़त्म होने में है। एक लास्ट वीडियो आएगा इसका जिसमें अपन सारे पैसे जो बच रहे होंगे उनको ख़त्म करके इस 2015 का पेपर को अपन ख़त्म कर देंगे। ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू फेल इन सी सेट, रिमेंबर माई वर्ड्स।
you are going to achieve what you want. If you want to write means, prepare your CSAT right now from September to December. सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है अपनी, अपन पूरे साल भर जीएस पढ़ते हैं, अपन जब जैन 5 आता है तब अपन जीएस का रिवीजन कर रहे होते हैं। जीएस का तो अपन क्या कर रहे होते हैं, रिवीजन कर रहे होते हैं, लेकिन अपन उस समय पहली बार सीसेट को उठा रहे होते हैं। ये सबसे गलत रणनीति है। चाहे अपना फर्स्ट अटेम्प्टर हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, कोई सा भी हो, चाहे रिपीटर हो, कितना ही रिपीटर हो, वो सीसेट को जनवरी फरवरी मार्च में जाके उठाएगा। फिर भी वो छोड़ता है कि बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं, वो टालता है हमेशा कि यार चल कुछ और देख लेते, चल आज मैपिंग पढ़ ली, चल आज कुछ और पढ़ लिया, चल आज पॉलिटिकल रिवीजन कर लिया, मैं सीसेट बाद में देखूँगा, बाद में देखूँगा, बाद में देखूँगा। बाद में इतना ज़्यादा हानिकारक हो जाता है कि आप सीसेट की तैयारी ढंग से नहीं कर पाते हो, आप सिलेबस ही ढंग से कवर नहीं कर पाते हो सीसेट का। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू कवर योर सीसेट, टू कवर योर सिलेबस ऑफ सीसेट. If you are not doing right now, then when you will do? Why you are lacking in CSAT? Why you are letting it go? कि कोई बात नहीं, सीसेट तो अपन देख लेंगे। बहुत सारे हैं जिसमें 4-4, 5-5 अटेम्प्ट में भी सीसेट नहीं निकल रहा है, 3-3, 4-4 अटेम्प्ट लगातार हो गए, जीएस निकल रहा है लेकिन सीसेट नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि यही कमी है। वो तैयारी ही अपन जनवरी में शुरू करते हैं। जनवरी तो मैं बोल रहा हूँ इनिशियल है कि कोई ना कोई शुरू करता होगा, बट अपन तैयारी शुरू करते हैं मिड फरवरी या मार्च में, कि हाँ मार्च से अपन शुरू करने लगते हैं, तो अब अपन देख लेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर होता कुछ नहीं, आप सीसेट में फेल होते हो, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि सीसेट में कम से कम 20 टॉपिक्स तो आपके मैथ्स के हैं, कम से कम 20 टॉपिक्स आपके रीजनिंग के हैं। फिर उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन में एक्यूरेसी लानी होती है, उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप सब कुछ करो, बट एटलीस्ट PYQ आपके उनसे पहले हो जाने चाहिए। आपका जनवरी में सीसेट का भी रिवीजन होना चाहिए। सबसे गलत स्ट्रेटजी होती है कि अपन सितंबर में स्टार्ट नहीं करते हैं, अगस्त में स्टार्ट नहीं करते हैं, अक्टूबर में स्टार्ट नहीं करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं फरवरी मार्च में, जिससे अपन को सीसेट में बहुत समस्या आने लगती है। फिर अपना पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है, 27 क्वेश्चन करने होते हैं नेट, ठीक, अपन अटैम्प्ट ही 20-25 कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने ने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा, अपन ने पेपर सॉल्व करना नहीं सीखा, अपन ने गंगाधर देखा ही नहीं, तो अपन शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे। ठीक है, तो मेरी तो एडवाइस यही है आप लोगों को कि आप सितंबर में किसी भी तरीके से कोशिश करके 1-2 घंटा निकाल के आप आपका सीसेट स्टार्ट करें, और सीसेट PYQ के साथ स्टार्ट करें। PYQ को देखें, करें, सॉल्व करें, समझें, उनको रटने की बजाय उनको समझें। आप मैथ्स के क्वेश्चन भी रटने चल जाते हैं, रटे नहीं, कंसेप्ट के साथ समझें। ठीक है, कंसेप्ट के साथ देखें कि इस क्वेश्चन को और कैसे किया जा सकता है। अगर यही गंगाधर शक्तिमान बनकर आएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। ईजी है यार। अभी एक वीडियो आएगा जिसमें PYQ की इंपॉर्टेंस बताई जाएगी 2025 के पेपर को लेके, कि 2025 में अगर इस क्वेश्चन के लिए आपने ये वाला PYQ करा होता तो आप ये वाला क्वेश्चन करके ले जाते। सीरियसली, कोई 20 क्वेश्चन तो ऐसे है ही उस पेपर के अंदर जो अगर आपने PYQ देखे होते तो आप करके आ जाते। 20 क्वेश्चन तो मैं बोल रहा हूँ जो है देखे, लेकिन जो पैसेज वाले हैं वो तो काउंट ही नहीं है। पैसेज तो पूरा ही PYQ बेस्ड है, मेरे अकॉर्डिंग तो पूरा ही PYQ बेस्ड है। अगर आपने आज कोरोलरी समझ लिया मेरे ढंग से, आज आपने अनुमान लगाना अच्छे से सीख लिया, तो मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ पैसेज में आएगा जो आप नहीं कर पाओगे। वो जो अपन होते हैं ना, 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज हो गए यार, A और B में मेरे को पता तो था आंसर इनमें से, लेकिन इनमें से आंसर पे नहीं पहुंच पाया। उन आंसर पे पहुंचने के लिए सिविल बडीज़ आपके साथ है। वी आर बडी, नो वन लेफ्ट बिहाइंड, दिस इज़ आवर मोटो, दिस इज़ आवर गोल, बिलीव इन अस, गिव योर फीडबैक यार। Like the video, comment on video, at least view videos, this is for you। ठीक है, एट लीस्ट बेयर मिनिमम है कि आप वीडियोस तो पूरे देखें ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। ये मेरी गारंटी है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो we will cover the last part of 2025 paper, 2015 paper. Okay, then we will come with a PYQ, why PYQ is important, PYQ why. Then we will come with a conceptual class,
अगेन एंड अगेन, ठीक है, विल मेक योर सी सेट ईजी। मैंने बताया ना, सी सेट इज़ वेरी ईजी इफ़ यू आर काम एंड कंपोज। सी फॉर कामनेस है मेरे लिए, सिविल्स नहीं है, ठीक है। फॉर बाय दैट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। दिस इज योर बडी साइनिंग ऑफ। बाय बाय, जय हिंद।